नमस्ते आप सभी को। अंजलि अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष जेएससीसी नगर पालिका परीक्षा जो हमारा 29 अक्टूबर को हुआ है उसमें जो पेपर 2 हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी पेपर को मैं लेकर के आई हूँ। और इसका भाग 1 यानी कि 50 प्रश्न मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका सही उत्तर आपको बता चुकी हूँ। और आज इसका हम लोग भाग 2 करेंगे जिसमें जो बच गए हैं 50 प्रश्न उसे करेंगे। तो जितने लोग जेएससीसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रश्नों का लेवल और पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो हमारे सभी परीक्षाओं का एक है। अगर मैं लेवल की बात कहूँ तो लेवल बहुत हाई फाई नहीं है, ठीक है, लेकिन 20% इसमें है कि थोड़ा डीपली पूछा है। अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न बहुत आसान है और पैटर्न है वन लाइनर का, तो वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत आसानी से। चलिए फिर हम अन्य जो 50 प्रश्न बचे हैं उसे देखते हैं। हमारा 51 नंबर प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के भेद पूछा है तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, श्याम बिहारी तनखा है। श्याम बिहारी तनखा जो वकील तो होता है लेकिन इसकी वकील ज़्यादा जो पेशा है वो चल नहीं पाता है, इसके बाद ये बीमा का कार्य शुरू कर देते हैं। तो श्याम बिहारी तनखा बीमा का कार्य करने वाले हैं लेकिन ये होते वकील है। तो वकील का वास्तविक नाम पूछा है, श्याम बिहारी तनखा है। और ध्यान दीजिएगा ये पीजीटी की परीक्षा में इस बार जो हुई है सेम प्रश्न दिया है और सेम ऑप्शन दिया है और वहीं से फिर समझिए इस प्रश्न को उठा के लिखा गया है। तो मैं पहले ही बताई हूँ जिस जिस परीक्षा के सिलेबस सेम होते हैं ना, तो क्वेश्चन वहाँ पर भी मिलते जुलते आते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा, व्याकरण से पूछा, तो ये हमारा संबंधवाचक सही हो जाएगा। अगला है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद है। रूपांतर के आधार पर पूछा है तो 2 भेद हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रसखान की रचना नहीं है? रसखान की रचना पूछ दिया है, तो रसखान की रचना नहीं है। सुजान रसखान बिल्कुल है। प्रेम वाटिका तो फिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनकी अंतिम कृति है। प्रेम वाटिका जो है इनकी अंतिम कृति है, दोहे छंद में लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, दोहे छंद में लिखी गई है और अंतिम कृति है और बहुत प्रसिद्ध है। दान लीला भी रसखान की रचना है, लेकिन जो ऑप्शन सी है मान लीला, ये इनकी रचना नहीं है। तो जब रसखान की रचना नहीं पूछा है तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और रसखान की एक बहुत खास बात है, याद रखिएगा, रसखान सवैये के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सवैये छंद के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। और ऐसा कहा जाता है कि रसखान के समय में कोई भी अगर किसी को भी अगर सवैया सुनना होता था तो लोग कहते थे कि एक सवैया सुनाओ, ऐसा ना कहकर कहते थे एक रसखान सुना दो। यानी रसखान के नाम पर ही, सवैये के नाम पर लोग रसखान का नाम लेने लगे थे। ये सवैये छंद के लिए इतने प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन इसमें खास बात है कि जो इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका, ये दोहे छंद में है। तो ये भी याद रखिएगा, ये दोहे छंद में है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास से पूछा है कि राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया गया है? शिक्षक पर व्यंग किया गया है तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, मोतीराम। क्योंकि मोतीराम ही इसमें शिक्षक है। और जो इसमें एक शिक्षण संस्थान का नाम आया है, कॉलेज का नाम आया है, वो है छंगामल इंटर कॉलेज। और वहीं पर ये शिक्षक होते हैं मास्टर मोतीराम। और मास्टर मोतीराम के नाम पर व्यंग इसलिए है क्योंकि ये पढ़ाते हैं क्लास में और साइड में इनका आटा चक्की भी है। आटा चक्की भी है और क्लास लेते लेते के दौरान ये 1-2 बार आटा चक्की घूम के आ जाते हैं। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था पर मोतीराम के नाम नाम से व्यंग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हमारा बहुत आसान प्रश्न है, सर्वनाम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है कि नीलम देश की राजकन्या कहानी में सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? तो किन्नरियाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है? जीवनवादी काव्य किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है 1931 ईस्वी में। और मैं आपको क्वेश्चन कराने के दौरान बार बार बताई थी साकेत के विषय में कि साकेत एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। अयोध्या पर केंद्रित होकर के राम कथा तो इसमें लिखी गई है, लेकिन मुख्य रूप से उर्मिला पर केंद्रित है ये रचना। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है और वियोग में रहती है, तो उर्मिला पर ही केंद्रित है साकेत। मैथिली शरण गुप्त इसकी रचना करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र इसे जीवनवादी काव्य कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक कितने भागों में विभाजित है? तो तार सप्तक हम सभी को पता है 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग तो 1943 में आता है, 1943 में आता है और 1943 से ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा भाग हमारा 1951 में आता है। तीसरा भाग आप देखेंगे तो 1959 में आता है और फिर चौथा भाग आता है 1979 में आता है। तो चारों भाग याद रखिएगा। और चारों भाग में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। तार सप्तक एक पत्रिका है। अब आगे का क्वेश्चन है, मधुआ कहानी में ठाकुर सरदार सिंह के द्वारा शराबी व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त हुए थे? तो आप कहानी पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही ये लाइन आता है कि 1 रुपए प्राप्त होते हैं, शराबी व्यक्ति को 1 रुपए प्राप्त होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। यह कथन किसका है? तो ये कमलेश्वर का कथन है और ये नेट की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये PYQ का प्रश्न है, तो ये कमलेश्वर का क्वेश्चन है। उसके बाद है, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल कितने अध्याय हैं या कितने अंश है, कुछ भी पूछा तो हमारा उत्तर होगा सी, 35 अध्याय है या 35 अंश है। तो राग दरबारी उपन्यास में 35 अंश है। अब आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है? और यहाँ पर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल ही दे दिया है, तो शुक्ल जी अपने आप को तो कहेंगे नहीं, तो ऑप्शन डी तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा उत्तर बी, मिश्र बंधुओं को कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मिश्र बंधु 3 भाइयों के समूह का नाम है। 3 भाई है इसमें। मैं आपको ट्रिक भी बताई थी याद रखने का, GSS से हम लोग याद रख सकते हैं। तीनों भाइयों का नाम है, जी से गणेश बिहारी मिश्र, एस से श्याम बिहारी मिश्र, फिर एस से सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई हैं और ये तीनों को परिश्रमी संकलनकर्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तीनों इतने ज़्यादा परिश्रम, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम रखते हैं मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु विनोद में कुल 4591 कवियों को शामिल करते हैं। 4591 कवि को शामिल करते हैं, लगभग 5000 कवि को ये शामिल कर रहे हैं। तो उतने कवियों को शामिल करना, उनके विषय में ढूंढना, फिर लिखना, तो इतना शोध करना बहुत परिश्रम का काम है। इसलिए शुक्ल जी परिश्रमी संकलनकर्ता मिश्र बंधुओं को कहते हैं। और हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मिश्र बंधु विनोद से अपने इतिहास लिखने में रीतिकाल के कवियों की मदद भी लेते हैं। तो फिर मिश्र बंधु विनोद से ये मदद भी लिए थे, इसलिए शुक्ल जी का ये कथन है। अब आगे का क्वेश्चन है, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? तो प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी। प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी से दिनकर की कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो कौन सी रचना को किया गया है? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय को यह 1956 ईस्वी में लिखी गई है और इसी को ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी रचना उर्वशी जो है ये भी 1961 में लिखी गई है और बहुत प्रसिद्ध है। ये गीति काव्य है उर्वशी। अब अगला क्वेश्चन है, पत्थर शब्द की प्रवृत्ति है। पत्थर शब्द की प्रवृत्ति पूछा है, यानी क्या है पत्थर शब्द? तो ये तद्भव है। पत्थर शब्द हमारा तद्भव है। आगे का क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। रीतिकाल का समय क्या माना है? तो
तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संवत 1700 से संवत 1900 का जो समय है वो रीतिकाल का समय हमारे शुक्ल जी मानते हैं। और यहाँ पर संवत 1050 से 1375 ये है आदिकाल का समय, आदिकाल का समय मानते हैं। उसके बाद यहाँ जो 1375 से 1700 है ये है भक्ति काल का समय, तो भक्ति काल का समय भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक माना जाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर नगेंद्र पर केंद्रित बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ध्यान से फिर इसे आप लोग पढ़े रहिएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में डॉक्टर नगेंद्र का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है हमारा अच्छा। अगला है, दाल भात में कौन सा समास है? दाल भात में कौन सा समास है? तो ये हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हमारा सही होगा। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में पूछ दिया है तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। मैं आपको एक समास से भी प्रश्नोत्तरी करवाई हुई हूँ, अगर आप मेरे उस वीडियो को भी देखिएगा तो आपको समास अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो अनायास है इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब आगे है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो पहले तो आप प्रथम कहानी का नाम याद रखिएगा, ग्राम, ग्राम इनकी प्रथम कहानी है। अब किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। इंदु पत्रिका में ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद की प्रकाशित हुई थी। अब अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? यहाँ पर कहानी संग्रह का प्रकाशन पूछा है, 1960 ईस्वी में हो जाएगा। 1960 ईस्वी बिल्कुल सही है। आगे है, प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? तो प्रतिवेदन का स्वरूप होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है प्रतिवेदन का स्वरूप। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण जो है इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा शिवराज भूषण अलंकार प्रधान ग्रंथ हो जाएगा। कुल इसमें 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिशप्त कहानी में लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज को कितने भागों में, कितने वर्गों में चिन्हित किया है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही, 2 वर्गों में चिन्हित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया हम सभी को पता है जो कर्म के साथ हो, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कर्मक नहीं है, अर्थात पूछने का तात्पर्य है कि कौन सा अकर्मक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन ए है उसमें कर्म हमें नहीं है, नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या सुमेलित करने के लिए दिया है? ऑप्शन ए पढ़ेंगे तो देखेंगे होरी और धनिया, तो आप सभी को पता होरी और धनिया पति पत्नी है, तो आप सीधे समझ जाइएगा कि ये पति पत्नी सुमेलित करना है यहाँ पर। तो होरी और धनिया तो पति पत्नी है, बिल्कुल सही है। अब हीरा और पुनिया ये भी पति पत्नी है, हीरा होरी का भाई होता है, पुनिया उसकी पत्नी होती है। और ये हीरा वही है जो होरी के गायों को जहर दे करके मार देता है और फिर घर छोड़ के भाग जाता है, और कई वर्षों के बाद फिर साधु के वेश में अपने घर में आता है। तो हीरा और पुनिया पति पत्नी है, बिल्कुल सही है। गोबर और झुनिया, आप सभी को पता है गोबर तो होरी का ही बेटा है, और झुनिया, झुनिया और गोबर का विवाह से पहले ही ये झुनिया गर्भवती हो जाती है, जिसके बाद गोबर झुनिया को अपने घर लेते आता है। और ये जो झुनिया है ये विधवा स्त्री है, पहले से इसका विवाह हुआ था लेकिन इसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। तो फिर भी गोबर और झुनिया पति पत्नी है, ये भी सुमेलित है। लेकिन हमसे पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो है डी ऑप्शन, दाता दीन और सीलिया। क्योंकि आप याद कीजिएगा सीलिया ये एक चमारिन स्त्री इसमें होती है, ये भी विवाह से पहले गर्भवती होती है, लेकिन इसका प्रेमी होता है माता दीन, प्रेमी होता है इसका माता दीन। तो नाम याद रखिएगा, माता दीन और सीलिया ही प्रेमी प्रेमिका है, दाता दीन तो फिर माता दीन का पिता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, धूमिल की कविताओं का मूल स्वर क्या है? तो धूमिल की कविता को अगर हम मूल स्वर देखेंगे तो है राजनीति, क्योंकि राजनीति को विषय बना करके ही धूमिल अपने कविताओं में मतलब मूल स्वर दिया है। समाज सुधार भी यहाँ सही हो सकता है, व्यंग भी हो सकता है, क्योंकि व्यंग्यात्मक तरीके से समाज सुधार करने के लिए राजनीति की बातें ये करते हैं।
लेकिन यहाँ मूल स्वर पूछा है तो मेरे अनुसार तो राजनीति होना चाहिए। लेकिन देखिए फिर आयोग के द्वारा क्या सही उत्तर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? और ये क्वेश्चन तो फिर कई बार पूछा गया है, मैं आपको करवाई भी थी जब क्लास ली थी तो यह शिवपालगंज बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है ईमानदारी में? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? 84 नंबर प्रश्न हमारा, बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? अब ये भी इतना आसान क्वेश्चन है, यह है एक रचना। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि मैं आपका क्लास ली थी, क्वेश्चन करवाई थी, उसमें भी बताई थी कि ये जो हमारे बिहारी है ये सबसे पहले तो रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवि में इनका नाम याद रखेगा। और उसके बाद ये मात्र एक रचना करते हैं सतसई की। सतसई मात्र एक रचना करते हैं जिसमें 713 दोहे संकलित मानी जाती है। सतसई में हमारे जो बिहारी है वो लिख रहे हैं, और एक ही रचना लिख करके ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि फिर इन्हें और रचनाएं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फिर मुक्तक का संग्रह है सतसई, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह नहीं है? निर्मल वर्मा का पूछा है, कहानी संग्रह नहीं है। और यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक है, जलती साड़ी नहीं जलती झाड़ी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनाने वालों से ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। लेकिन हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और जिंदगी। एक और जिंदगी निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह कहानी नहीं है। ये एक और जिंदगी मोहन राकेश का है, मोहन राकेश का है, याद रखिएगा। और परिंदे और फिर बीच बीच बहस में और जलती झाड़ी ये हमारे निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह हो जाएंगे। आगे है, परिंदे कहानी में मिस्टर ह्यूबर्ट के बीमार होने की खबर लतिका को कौन देता है? तो ये खबर देने वाला है करीमुद्दीन। यही करीमुद्दीन जो नौकर है लतिका का। और मैं इस कहानी पे भी प्रश्नोत्तरी करवाई हूँ, तो ये भी प्रश्न आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। अब है, समानांतर कहानियाँ सामान्य जन की अपराजेय परंपरा की कहानी है कि प्रवक्ता कौन है? प्रवक्ता कौन है, यानी सीधा सीधा पूछा है समानांतर कहानियों के प्रवक्ता कौन है? समानांतर कहानी के प्रवक्ता है कमलेश्वर। तो कमलेश्वर का नाम याद रखिएगा। नई कहानी के 3 प्रवर्तक है। पहला तो कमलेश्वर है, मोहन राकेश है, और तीसरा हमारे राजेंद्र यादव। तीसरा हमारे हैं राजेंद्र यादव, नाम भी याद रखिएगा। और ये जो कमलेश्वर है ये समानांतर कहानी के भी प्रवर्तक प्रवक्ता माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू ने बसंती को क्या जिम्मेदारी दी थी? तो बसंती को जिम्मेदारी दी थी शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी दी थी। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में चित्रित डिसलॉयल्टी किसका प्रतीकात्मक पात्र है? तो किसका प्रतीकात्मक पात्र? यह है पुलिस का प्रतीकात्मक पात्र, क्योंकि पुलिस जिस प्रकार से आके लोगों को पकड़ के ले जाते हैं तो ये डिसलॉयल्टी भी वही करता है। भारत दुर्दशा में मैं आपका क्लास ली थी तो बताई थी इसमें 6 अंक है, और 6 अंक में जो इसका 5वां अंक है, 5वां अंक का दृश्य है वो है किताब खाना। और किताब खाना में 6 सभ्य लोग बैठे हुए हैं और एक सभापति, यानी कुल 7 लोग बैठे हुए हैं और भारत को कैसे बचाया जाए इसका मीटिंग कर रहे हैं। कि तभी डिसलॉयल्टी जो पुलिस का प्रतीकात्मक है वो आ जाता है और इन लोगों को पकड़ के ले जाने लगता है। तो ये लोग पूछते भी है कि हमारी क्या गलती है, हम तो कुछ किए नहीं, बस बैठ के बातें ही तो कर रहे हैं। तो डिसलॉयल्टी जो पुलिस का प्रतीक है वो कहती है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का भी तो कोई गलती नहीं था, लेकिन उसे तो बंद करवा दिया गया ना। तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका है कवि वचन सुधा, वो अंग्रेजों के द्वारा बंद करवा दी गई थी, रोक लगवा दी गई थी उस पर। तो उसी का फिर चित्रण 5वें अंक में किया गया है। तो सीधा सीधा डिसलॉयल्टी का प्रतीक पूछा है तो पुलिस यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस पाल कुल्लू में पिछले कितने महीने से थी? तो 3 महीने से थी, ऐसा उत्तर माना गया है, 3 महीने से थी। अब अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक होते हैं। तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक बनते हैं। लेकिन अब देखिए आंसर क्या आएगा, तो आयोग वाले फिर इन चारों में से क्या उत्तर मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए।
यह कथन किसका है? तो ये कथन है महेंद्रनाथ का। और महेंद्रनाथ कहता किसको है? तो अपनी बेटी को कहता है, बिन्नी को। बिन्नी जो बड़ी बेटी है, जब घर में आती है तो सारे लोग पूछते हैं, महेंद्रनाथ और इसकी जो पत्नी है दोनों पूछते हैं कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है? तो बड़ी लड़की कहती है कि हाँ सब ठीक है। तो वही महेंद्रनाथ बोलता है कि तुम जवाब तो दे रही हो कि ठीक है, लेकिन चेहरे से तो नहीं झलक रहा है कि तुम ठीक हो। तो वही महेंद्रनाथ कहता है कि आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि आप खुश हैं तो चेहरे से भी खुशी दिखानी पड़ेगी। अगर आप खुश है बोल के और दुखी चेहरा दिखाएंगे तो फिर तो वो लोग नहीं मानेंगे। इसीलिए महेंद्रनाथ का ये कथन है। अब अगला क्वेश्चन है, मेरीगंज यानी मैला आंचल के लोग किस देवी के भक्त हैं? मैला आंचल के लोग किस देवी के भक्त हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, काली माँ के ये लोग भक्त होते हैं। किसके भक्त होंगे? तो काली माँ के भक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है तो मास्टर मोतीराम विज्ञान के अध्यापक ही हैं। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। खन्ना मास्टर इतिहास का लेक्चरर ही है। अब ध्यान दीजिएगा, रंगनाथ रंगनाथ प्रोफेसर नहीं है, रंगनाथ पीएचडी कर रहा है। और पीएचडी करने वाले प्रोफेसर नहीं कहलाते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए भी अलग से परीक्षाएं निकालनी पड़ती है। तो रंगनाथ अभी पीएचडी कर रहा है इतिहास विषय से, और इतिहास विषय से पीएचडी कर रहा है, और ये प्रोफेसर अभी नहीं बना हुआ है। तो ये हमारा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु समास कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं जब समास का प्रश्नोत्तरी करवाई हूँ क्लास में, तो सेम यही क्वेश्चन मैं वहाँ पर भी आपको करवाई हूँ कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किसके भक्त हैं? तो अष्टछाप के कवि हमारे कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। अष्टछाप की स्थापना कौन करते हैं? तो विट्ठलनाथ करते हैं। और विट्ठलनाथ स्थापना करते हैं, उसमें से चार कवि वल्लभाचार्य, चार भक्त वल्लभाचार्य के होते हैं शिष्य, और चार शिष्य फिर विट्ठलनाथ के होते हैं। तो उन 8 कवियों को भी आप नाम याद रखिएगा, और कृष्ण के ये लोग भक्त हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी में जोखो की पत्नी का क्या नाम है? ये मैं आपको यही कुछ दिन पहले ही करवाई थी। ठाकुर का कुआं में जो जोखो की पत्नी, उसका नाम है गंगी। गंगी नाम है उसकी पत्नी का, तो नाम याद रखिएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। अगला प्रश्न हमारा व्याकरण से है कि स्थिर शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो संज्ञा पूछा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 99 प्रश्न है, 99 नंबर का, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाभादास, क्योंकि नाभादास राम भक्ति के कवि हैं। और ये जो गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी, कृष्णदास, ये कृष्ण भक्ति करते हैं और अष्टछाप के कवि माने गए हैं। अष्टछाप में 8 कवि शामिल है। मैं इसका ट्रिक भी आपको बताई थी, KSPK। और फिर दूसरा है गोछीचन। तो गोछीचन से फिर नाम का पहला अक्षर है, ठीक है, पहला अक्षर है गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो छीत स्वामी है, गोविंद स्वामी है। अब यहाँ से था कुंभन दास, एस से सूरदास, पी से परमानंद दास, और के से कृष्णदास। और यही कृष्णदास यहाँ पर हमारा है। तो ये तीनों हमारे अष्टछाप के कवि हैं, और नाभादास हमारे अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला है 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह नहीं है? जैनेन्द्र कुमार का तो वातायन है, फांसी है, एक रात है। लेकिन हमारा जो सी नंबर है प्रतिध्वनि, ये जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद का है। और ये भी प्रश्न मैं आपको क्लास में करवाई हूँ। जयशंकर प्रसाद का है प्रतिध्वनि। जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह है उसको याद रखने का मैं ट्रिक भी आपको बताई थी। तो ट्रिक भी बहुत आसान है, याद रखिएगा। और प्रतिध्वनि जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। ट्रिक भी यहाँ पर देखे लीजिए। ट्रिक बताई थी कि छाया के प्रति आकाश में आंधी आई, तो छाया हो जाएगा प्रति से प्रतिध्वनि, आकाश से आकाशदीप, आंधी से आंधी, और ई से ई को नोटिस कीजिएगा, इंद्रजाल। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के हमारे कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। फिर 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।